नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला परिषद में गरमाया वित्तीय अनियमितता का मामला। डीडीसी पर अध्यक्ष ने लगाया बिना टेंडर के करोड़ों के निर्माण का आरोप। फुलपरास के आदर्श परीक्षा केंद्र बरही उच्च विद्यालय में दूसरे के बदले परीक्षा देती गिरफ्तार की गई एक लड़की। अरेर थाना क्षेत्र के नरही गांव के एक घर में सूना घर पाकर अज्ञात चोरों ने की भीषण चोरी। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया नेशनल यूथ वॉलंटियर एसोसिएशन के कर्मियों ने नेहरू युवा केंद्र कार्यालय पर रखा 1 दिवसीय सामूहिक उपवास। मधवापुर प्रखंड के रेमा स्वास्थ्य उपकेंद्र में लगाया गया हेल्थ कैंप। महादलित महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न कार्यालयों में बनी हुई है लचर व्यवस्था। समय पर नहीं पहुंचते हैं अधिकारी, ना ही पहुंचते हैं कर्मी। अफसरशाही व भ्रष्टाचार के विरोध में हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर बैठे अनशनकारियों का तीसरे दिन भी अनशन जारी। मधवापुर थाना में शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष गया सिंह ने सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर लगाए रोक। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने काला पट्टा लगाकर निकाला मार्च। शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन का बलपूर्वक दमन को लेकर जताया विरोध। पीएम आवास योजना का लाभ लेकर घर नहीं बनाने वालों के ऊपर बिस्फी में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कसा शिकंजा। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए जयनगर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया शोक सभा का आयोजन। बाबूबरही थाना परिसर में आयोजित हुई मासिक अपराध गोष्ठी। पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश ने दिए कई निर्देश। सदर एसडीओ के निर्देशानुसार पंडौल के रामबाग में सरकारी तालाब को सीओ ने कराया अतिक्रमण मुक्त। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला परिषद के अध्यक्ष शीला मंडल ने जिला परिषद में बन रहे 5 करोड़ की लागत से नवनिर्मित भवन के मामले में उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह पर अनियमितता का आरोप लगाया है और इसको लेकर उन्होंने पंचायती राज विभाग को एक लिखित शिकायत दी है। इसके तहत पंचायती राज विभाग के 3 सदस्यीय टीम ने इसकी जांच की। मधुबनी जिला परिषद में तकरीबन 5 करोड़ की लागत से बन रहे नवनिर्मित भवन को लेकर डीडीसी व जिला परिषद अध्यक्ष के बीच ठनी हुई है। जिला परिषद अध्यक्ष शीला मंडल व कई जिला पार्षद सदस्यों ने बन रहे नवनिर्मित भवन को लेकर उप विकास आयुक्त अजय कुमार सिंह पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए सरकार के पंचायती राज विभाग को इसकी लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर दरभंगा आयुक्त ने 3 सदस्यीय टीम से इसकी जांच कराई। जांच टीम में शामिल अधिकारी दुर्गानंद झा ने बताया कि रिपोर्ट आयुक्त को दिया जाएगा, जिसके बाद जांच का निष्कर्ष सामने आएगा। वहीं जिला परिषद अध्यक्ष शीला मंडल व अन्य सदस्यों ने जांच के बाद कार्रवाई की उम्मीद लगाई है। वहीं उप विकास आयुक्त ने आरोपों को निराधार बताया है। नियम के विरुद्ध किए गए भवन निर्माण के खिलाफ में माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा पंचायती राज मंत्री के यहाँ एक आवेदन दिया गया। उससे संदर्भ में आज जांच टीम आई थी। नियम यह है कि 7.5 लाख से ऊपर की योजना को निर्दय के माध्यम से क्रियान्वित करना है, लेकिन उप विकास आयुक्त के द्वारा सारे नियम को ताक पर रख के और 1-1 करोड़ के अंदर का एस्टिमेट 5 प्राकलन बना के उसका क्रियान्वित करा रहे हैं। इसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। तो आज क्या हुआ? आज जांच कमेटी आई हुई थी, उसका जांच करके ले गए हैं, उसका इंतजार हम लोग करेंगे। ये है कि सरकार का जो पत्र है 7.5 लाख से ऊपर का काम अगर करेंगे तो
टेंडर होगा। तो ये 7.5 लाख से ऊपर से काम कर रहे हैं, लेकिन कोई हम बार बार कहते गए कि नहीं इसमें टेंडर कीजिए। ये बिना टेंडर के ही काम करते गए। 1 करोड़ से ऊपर मतलब करते 5 करोड़ का काम अभी तक ये कर चुके हैं। हम इस पे बार बार इनको मान लीजिए रिमाइंडर दे रही हूँ, आप बात कर रही हूँ कि नहीं आप इसमें मान लीजिए कोई ये बोलिए कि जिस तरह से सरकार का जो गाइडलाइन है इसी पे आप काम होना चाहिए। हर जिला में इसी तरह का काम हुआ है, ये अपने मनमर्जी से काम कर रहे हैं। तो इसी पे हमारे पंचायती राज सचिव बोले कि नहीं ये मुद्दा तो बहुत गंभीर है, तो हम मधुबनी जिला का जांच करवाएंगे। तो इस जांच टीम आज आए हुए थे और इसमें जांच करके ले गए हैं, सारा मुद्दा इनको बताए तो सारा जांच करके ले गया। यहाँ से जो डिसीजन आएगा इसके बाद देखेंगे आगे। जिला परिषद अध्यक्ष मधुबनी के द्वारा हम जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे नहीं रहती हैं और विभागीय मंत्री सह मुख्यमंत्री सह क्रियाकलाप के जांच के लिए आवेदन दिल गई, के दरमियान वही के परिप्रेक्ष्य में 3 सदस्यीय कमेटी कमिश्नर के जांच कमेटी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। फुलपरास के आदर्श परीक्षा केंद्र बरही उच्च विद्यालय में किसी और के बदले परीक्षा दे रही एक लड़की को गिरफ्तार किया गया। केंद्राधीक्षक के आवेदन पर थाना में एफआईआर दर्ज की गई। फुलपरास अनुमंडल के आदर्श परीक्षा केंद्र श्री कृष्ण यादव +2 उच्च विद्यालय बरही फुलपरास केंद्र पर प्रथम पाली की परीक्षा में एक परीक्षार्थी दूसरे के बदले परीक्षा देती हुई गिरफ्तार की गई है। सुपर जोनल पदाधिकारी सह नगर पंचायत घोघरडीहा के कार्यपालक पदाधिकारी पुष्कर पुष्प ने परीक्षा निरीक्षण के दौरान जांच के क्रम में सरस्वती कुमारी के बदले दूसरी लड़की परीक्षा दे रही थी, जिसे केंद्राधीक्षक के लिखित बयान पर थाना पुलिस के हवाले किया गया। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बीते मंगलवार की रात अरेर थाना क्षेत्र के नरही गांव के वार्ड नंबर 7 में एक घर सूना पाकर अज्ञात चोरों के द्वारा भीषण चोरी की गई। हालांकि गृह स्वामी अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। लाखों के सामान की चोरी का अंदाजा लगाया जा रहा है। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी भूभाग के अरेर थाना क्षेत्र के मुरेठ पंचायत के नरही गांव के वार्ड संख्या 7 में मंगलवार की रात भीषण चोरी की घटना होने का मामला सामने आया है। अज्ञात चोरों ने नरही गांव के रामचंद्र झा के पिछले करीब 1 महीने से बंद पड़े घर को निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने रामचंद्र झा के घर के मुख्य द्वार सहित 3 द्वार का ताला तोड़कर पहले अंदर प्रवेश किया, फिर 2 कमरों का ताला तोड़कर उसमें रखे गोदरेज, दीवान, पलंग, पेटी, बक्सा, अटैची, ट्रंक, शोकेस को तोड़ा। फिर इन सभी में रखे हुए 25,000 रुपए नगद, सोने चांदी के विभिन्न प्रकार के जेवरात सहित लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। घर में भीषण चोरी होने की घटना का खुलासा बुधवार की सुबह हुआ, जब अगल बगल के लोगों ने घर के मुख्य द्वार सहित कमरों का ताला टूटा व खुला हुआ और सामान इधर उधर बिखरा हुआ पाया। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार गृहस्वामी रामचंद्र झा वर्ष के 6 महीने नरही स्थित घर पर और 6 महीने मुंबई में रहते हैं। गृहस्वामी मुंबई में कुरियर का कार्य करते हैं और पिछले करीब 1 महीने पूर्व ही वो 100 परिवार मुंबई गए हुए थे। परिजनों के द्वारा चोरी होने की मोबाइल से सूचना दिए जाने के बाद गृहस्वामी प्लेन से मुंबई से नरही स्थित घर के लिए विदा हुए। घर में अज्ञात चोरों के द्वारा कुल कितनी के सामान की चोरी की गई है, इस बात का खुलासा गृहस्वामी के घर पहुंचने के बाद होगा, लेकिन परिजनों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं कि नगद सहित लाखों रुपए के सामान की चोरी हुई है। इस संबंध में अरेर के थानाध्यक्ष राजकिशोर कुमार ने बताया कि चोरी होने की सूचना थाना पुलिस को मिली है। अब तक पुलिस को गृहस्वामी की ओर से आवेदन नहीं मिला है। थाना पुलिस घटना की जांच व छानबीन में जुट गई है। जांचोपरांत इस घटना में शामिल अज्ञात चोरों को थाना पुलिस के द्वारा किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नेहरू युवा केंद्र कार्यालय के सामने ऑल इंडिया नेशनल यूथ वॉलंटियर के कर्मियों ने 8 सूत्री मांगों के समर्थन में 1 दिवसीय सामूहिक उपवास रखा। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर जन आंदोलन की बात कही। ऑल इंडिया नेशनल यूथ वॉलंटियर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अंशु कुमार सिंह के नेतृत्व में नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के जिला कार्यालय पर 8 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय सामूहिक उपवास रखा गया। वहीं उपवास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अंशु कुमार सिंह ने बताया कि नेहरू युवा केंद्र जब भी वॉलंटियर की वैकेंसी निकालती है तो 2 साल की बात करती है।
वहीं जब वॉलंटियर नेहरू युवा केंद्र में जब आते हैं तो उन्हें 1 से 1.5 साल में ही बिना किसी नोटिस के निकाल दिया जाता है। आखिर नेहरू युवा केंद्र और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कब तक ऐसे खेलते रहेंगे? जबकि इस देश की सरकार युवाओं को लेकर बड़े बड़े वादे करती है, तो वहीं एक तरफ सरकार युवाओं का बरगलाने का काम कर रही है। वहीं बिस्फी प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अर्जुन कुमार पंडित ने बताया कि सरकार प्रतिभाशाली युवाओं को नेहरू युवा केंद्र में लाकर अपने राजनीतिक गलियारों को चमकाना चाहती है, लेकिन सभी राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अपने हक और हुकूमत के लिए यहां से लेकर केंद्र सरकार तक अपनी मांगों को लेकर लड़ेंगे। लदनिया प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक चंद्रशेखर कुमार ने बताया कि सभी हमेशा नेहरू युवा केंद्र और सरकार के विभिन्न योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में जहां सभी लोग अपने अपने घर में थे, उस समय देश के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों ने सड़क पर आकर कोरोना योद्धा बनकर देश की सेवा की। आज उसी स्वयंसेवक को अपने कार्यालय से नेहरू युवा केंद्र निकाल रही है। आखिर सरकार ऐसा कब तक करेगी? वहीं अंधराठारी प्रखंड के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक इनामुल हक ने बताया कि इस देश की सरकार दोहरी नीति का काम करती है, जहां इसी देश के एक हिस्सा जम्मू और कश्मीर में जैसे ही राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का कार्यालय नेहरू युवा केंद्र से जब समाप्त होता है, तो वही राज्य सरकार उनके कार्यशैली पर अपने विभाग में पदस्थापित करती है, जबकि बाकी राज्यों में राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उठा के सड़क पे फेंक दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अगर सरकार मांगों पर विचार नहीं करती है तो यहां से लेकर केंद्र तक जन आंदोलन पर बाध्य होना पड़ेगा। मौके पर उपस्थित सुमन कुमार यादव, चंद्रशेखर कुमार, प्रिंस कुमार, विकास कुमार, सतीश चंद्र, ललन कुमार, कन्हैया, विनोद, आदिल, कंचन समेत कई लोग उपस्थित रहे। आप लोग अपनी मांगों को लेकर के सामूहिक उपवास किए हुए हैं। जैसा देख रहे हैं कि देशव्यापी ये आपका उपवास है, तो पूरा आपका जो भी संगठन है पूरा देश में बैठा हुआ है। जी सर, पूरे भारत में 653 कुछ नेहरू युवा केंद्र है। ये पूरे भारत में लगभग 600 नेहरू युवा केंद्र पे हमारे यूनियन के द्वारा 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि नेहरू युवा केंद्र हम लोग को जब रखे थे तो 2 सालों की एग्रीमेंट के साथ रखे, 2 सालों की बातों के साथ रखे थे। आज बिना नोटिफिकेशन का, बिना कोई सूचना, बिना नोटिस का सरकार एक विज्ञापन निकाल दी है जो हम लोग कार्यकाल 31 मार्च को समाप्त करके न्यू वैकेंसी ले रही है। उसके विरोध में आज हम लोग 1 साल के लिए 1 दिवसीय उपवास रखे हैं। अगर सरकार हम पे विचार नहीं करती है, फिर जाके हम 15 तारीख को राज्य स्तरीय काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे। उसके बाद हम लोग हाईकोर्ट में जाके याचिका दाखिल करेंगे। आज जैसे आप देख सकते इसी देश में युवाओं को 2 भाग में बांटा जा रहा है। एक जम्मू कश्मीर है, वहाँ की सरकार जब नेहरू युवा केंद्र से वॉलंटियर निकलते हैं तो उनको अपने कार्यालय में पदस्थापित करते हैं, लेकिन यहाँ जो बिहार की भी है उनको निकलने के बाद रोड पर धकेल दिया जाता है। हम लोग को कोई अधिकार नहीं मिलता, हम लोग कोई किसी लायक नहीं बच पाते हैं, हम लोग को सीधा यहाँ से बाहर कर दिया जाता है, कुछ नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग अपने अधिकार के लिए आज एक जन समूह के माध्यम से सरकार को और एनवाई के डायरेक्टर साहब को मैं एक देना चाहता हूँ मैसेज, उनके पास पहुँचे जो हम लोग की बातों पर विचार करें। धन्यवाद। 8 सूत्री मांगों लिखे हैं आप, उसके लिए आप देशव्यापी सामूहिक उपवास है जी। उसमें 3 मुख्य मांग आप बताइए क्या है? एक मुख्य मांग है जो हमारी सबसे पहले सरकार कम से कम इस कोरोना काल को देखते हुए हमारे कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से 5 साल किया जाए। दूसरी मांग हमारे है कि आज में हमारे जो मिल रहे मानदेय 5000 रुपये मानदेय मिल रही है। आज के युग में 5000 रुपये से हमारे पॉकेट खर्चा भी नहीं निकल पाते हमारे गाड़ी का भी, क्योंकि हमारे एक ब्लॉक में सिर्फ 2 एनवाई दिए हुए हैं। हमारे खर्चे भी नहीं आ रहे, तेल खर्चा भी नहीं आ रहे। हम कहाँ से करें? हमारे भी परिवार है, हमारे भी घर है, हमारे भी सब कुछ है। कम से कम हमारे सम्मानजनक मानदेय सरकार के द्वारा दिया जाए। तीसरा है जैसे एनसीसी की तरफ से एंट्री दिया जाता है वैसे से हम लोग का एनवाई भी एंट्री होनी चाहिए। और एक मांग और मेरे जो मुख्य मांग है, एमटीएस की जो बहाली निकालती है नेहरू युवा केंद्र, तो हम लोग को लिखित परीक्षा माफ किया जाए। साथ ही जो डीवाईसी पद की वैकेंसी आती है उसमें हम लोग को 10% पूर्व एनवाई को आरक्षण दिया जाए। बताइए, आप लोग सामूहिक उपवास पर आज बैठे हुए हैं, क्या बात है? जी सर, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं एमडी इनामुल हक अंधराठारी का एनवाईडी राष्ट्रीय स्वयंसेवक हूं नेहरू युवा केंद्र से। और आज ये जो सामूहिक उपवास रखा गया है, ये सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे इंडिया लेवल पे आज 10 फरवरी को सामूहिक उपवास रखा गया है। ये इसलिए रखा गया है कि हम लोगों को 2 साल के लिए नेहरू युवा केंद्र में
1 अगस्त 2019 को रखा गया था और आज हमारे बगैर किसी नोटिस दिए हुए हम लोगों को एक विज्ञप्ति सरकार निकाल दी है और फिर से बहाली न्यू ले रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और हम ही लोग नहीं, पूरे इंडिया में विरोध हो रहा है। दूसरा ये है कि हम लोगों को जो आज 1.5 साल में निकाल दिया जा रहा है इस केंद्र से, तो फिर हम लोग कहाँ जाएं, किस जगह भटके? हम लोग यूथ हैं और यूथ को जो प्लेटफॉर्म दिया गया था, जिस तरह से बता करके इस प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को लाया गया था, उस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार नहीं किया जा रहा है। ये यूथ के साथ नाइंसाफी हो रही है। हमारी सरकार से मांग है कि हमारी जितनी भी 8 सूत्रीय मांग है कि कार्यकाल तत्काल हम लोगों को बढ़ाया जाए और सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, जो कि अभी 5,000 रुपये हम लोगों को दिए जा रहे हैं और अंधराठारी प्रखंड से मधुबनी आने में अगर देखा जाए तो 1,000 रुपये का खर्चा आने जाने का हो जाता है ऑफिस से। तो फिर किस तरह हम लोग मैनेज करेंगे इसको? तो इस तरह से हम लोगों का सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और साथ ही साथ जिस तरह जम्मू कश्मीर में एनवाईजी के मांगों को, उनकी बातों को सुना गया और उनको उसके केंद्र में जगह दी गई, तो हमारी भी सरकार से मांग है कि हम लोगों को भी परमानेंट किया जाए और हम लोगों को तत्काल मानदेय बढ़ाया जाए और साथ ही साथ हम लोगों को 5 साल के लिए किया जाए। और इसके लिए हम पूरे जितने भी हमारे यूथ हैं, हमारे साथी हैं ऑल इंडिया यूनियन के, सारे समर्थन में हैं, सारे एकजुट होकर के आज उपवास कर रहे हैं। और मौका मिला, अगर हमारी बात को नहीं मानी सरकार, तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अपनी बात को मनवा के रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील है, दरखास्त है कि हमारी इस मांग को पूरी की जाए और तत्काल, जैसे कि सारे प्रतिनिधि जिस सबको सरकार काम दी कोरोना काल में, वो अपने अपने घरों में रहे और हमारे एनवाईबी जितने भी जिस भी ब्लॉक के जिस भी जिला के थे, वो अपनी जान की बगैर परवाह किए हुए दिन रात एक करके कोरोना काल में मेहनत किए। रोड भटक रहे हैं। जब हमारी कैरियर होती है, जब हम कहीं जाना चाहते हैं, उस टाइम नेहरू युवा केंद्र अच्छी वादे करके अच्छी लोभ देकर युवाओं को फंसाते हैं, जाल में यहाँ लाते हैं और फिर वही 2 साल के बाद युवाओं को रोड पर धकेल के छोड़ देते हैं। क्या सरकार की यही नीति है? क्या नेहरू युवा केंद्र की यही मानसिकता है? हम ऐसे युवा हैं, जब सरकार अपनी घर में सो गई, जब सारी तंत्र की घर में सो गई, तो कोरोना काल में हम जैसे युवा नेहरू युवा केंद्र के रोड पर उतर के कोरोना योद्धाओं की तरह हम लोग ने काम किया। आज उस योद्धाओं का अपमान किया जा रहा है इस देश में। आज ये नेहरू युवा केंद्र उस कोरोना योद्धाओं का अपमान करके आज इन्हें विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं। बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े लोगो देते हैं नेहरू युवा केंद्र के। अब लोगो उठा के देखिए, तारों की छूने वाली लोगो दे रहे हैं, लेकिन जब हम तारे की ओर बढ़ने चलते हैं तो नेहरू युवा केंद्र लात मार के हमें रोड पर फेंक देती है। क्या यही नेहरू युवा केंद्र की तंत्र है? हम भी इस देश की नौजवान हैं, हम भी देश की युवा हैं। बात तो करते हैं कि 65% वाली देश की आबादी में युवा की देश है, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए तो एक से एक प्रतिभाशाली युवाओं को यहाँ रोड पे धकेला जा रहा है नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से, एक संगठन के माध्यम से। ये सत्ता की मोहताज बन के रह चुका है नेहरू युवा केंद्र। कभी ये पार्टी यूज किया, कभी वो पार्टी यूज किया। क्या ऐसे ही युवा सत्ता की आरे में मरते जाएंगे? मैं इसी के साथ अपना वाणी का विराम देता हूं। मेरा परिचय ऑल इंडिया नेशनल वॉलंटियर एसोसिएशन मधुबनी जिलाध्यक्ष अंशु कुमार सिंह। आज दिनांक 10/2/2021 को नेहरू युवा केंद्र मधुबनी कार्यालय पे राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवकों के हित को लेकर 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आज 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा गया है, जिसका नेतृत्व मैं ऑल इंडिया नेशनल यूथ वॉलंटियर एसोसिएशन मधुबनी जिलाध्यक्ष अंशु कुमार कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि नेहरू युवा केंद्र जो कि आज नहीं कई वर्षों से चल रहे हैं, वो हमारे जैसे कई सारे प्रतिभाशाली युवाओं के साथ जो अन्याय करते आए हैं। कभी विज्ञापन निकालते हैं 2 वर्षों के लिए, उन्हें 1 साल में निष्कासित कर देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 साल में निष्कासित कर देते हैं। क्या देश के युवा एक खिलौना बन चुके हैं आज की डेट में कि जब मर्जी हुए तो हम खेल लिए? इस देश की सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि मैं भी एक देश की युवा हूं, एक वॉलंटियर के नाते हमारी भी भविष्य है, हमारी भी घर परिवार है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से इस पर विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से जो हमें अभी वर्तमान में 1.5 साल बिना नोटिस का, बिना कोई सूचना का जो नेहरू युवा केंद्र मधुबनी के द्वारा विज्ञापन निकाला गया है, इसका मैं सभी लोग पुरजोर
विरोध कर रहा हूं। फिलहाल हमारा जो 8 सूत्री मांग है, उन मांगों को लेकर आज एक विज्ञापन हम लोग है, जो ज्ञापन हम लोग नेहरू युवा केंद्र जिला युवा समन्वयक आदरणीय श्री मनीष कुमार जी को देने जा रहे हैं। साथ ही आगामी कार्यक्रम जो हम लोग का है 15/2/2021 को नेहरू युवा केंद्र पटना पे, वहां काला पट्टी बांध के हम लोग विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसके आगे की जो कार्यक्रम होगी हमारा, जो हाई कोर्ट में एक याचिका हम लोग दाखिल करेंगे। यहाँ तो बड़ी बड़ी वादे होते हैं। आज की मुख्यमंत्री को देखिए, आज की प्रधानमंत्री को देखिए, बोलते हैं युवाओं की देश है भारत, लेकिन यहाँ के युवाओं को एक खिलौना बना के रख दिया यहाँ की सरकार, यहाँ की शासन और यहाँ के तंत्र। तो जब मर्जी हो तब खेलिए। आज देख ले, जो पूर्व से NYK में रह चुके हैं वो सारे अभी आज रोड पे घूम रहे, रोड पे भटक रहे हैं। जब हमारी कैरियर होती है, जब हम कहीं जाना चाहते हैं, उस टाइम नेहरू युवा केंद्र अच्छी वादे करके, अच्छी लोभ देकर युवाओं को फंसाते हैं, जाल में यहाँ लाते हैं, और फिर वही 2 साल के बाद युवाओं को रोड पर धकेल के छोड़ देते हैं। क्या सरकार की यही नीति है? क्या नेहरू युवा केंद्र? ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के रैमा स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र में हेल्थ कैंप लगाया गया। इस दौरान महादलित महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। स्वास्थ्य उपकेंद्र रैमा में हेल्थ कैंप लगाकर महादलित महिलाओं को सेहत सलामती के लिए जागरूक किया गया। टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने कुपोषण मुक्त समाज निर्माण की अपील लोगों से की। जच्चा बच्चा की रक्षा के लिए महिलाओं को खास तौर पर जागरूक किया गया। गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को खान पान, रहन सहन, आहार विहार और सफाई के प्रति चौकस रहने का आग्रह किया। गर्भावस्था के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में महिलाओं को स्वास्थ्य कर्मियों ने विस्तार से बताया। साथ ही संस्थागत प्रसव के लिए उन्हें जागरूक भी किया गया। नवजात की देखभाल और समय समय पर टीकाकरण का महत्व बताकर बच्चों को वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया गया। शिशु जन्म के 6 महीनों तक स्तनपान और उसके बाद बाहरी पौष्टिक आहार देने की उपयोगिता और अनिवार्यता के विषय में लोगों को जानकारी दी गई। ANM कुमारी पूनम, आंगनबाड़ी सेविका सविता कुमारी, आशा कामाख्या देवी ने कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाई। जो दवा नहीं लिया है ना, वो दवा ले लीजिएगा पहले। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न विभागों के कार्यालय में अधिकारियों की मनमानी चरम स्तर पर है। गौरतलब है कि कोई भी अधिकारी या कर्मी समय से कार्यालय नहीं पहुंचते हैं और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 10 बजे लेट नहीं और 12 बजे भेंट नहीं, शब्द सुनकर लोगों को आश्चर्य तो जरूर होता होगा, लेकिन सुशासन के शासन में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जयनगर अनुमंडल कार्यालय के समीप विकास भवन में संचालित मनरेगा कार्यालय बुधवार को समय करीब 12:30 बजे तक ताला लटका हुआ पाया गया। इस बात को लेकर जब प्रोग्राम पदाधिकारी संजीव कुमार के मोबाइल पर संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। कार्यालय में पदाधिकारी के साथ कार्यरत कर्मी भी मनमाने ढंग से कार्यालय आते हैं। ऐसे लचर व्यवस्था पर वरीय पदाधिकारी आज तक बेखबर है। गौरतलब है कि जयनगर के अनुमंडल, प्रखंड, अंचल, शिक्षा विभाग, बाल विकास परियोजना कार्यालय के साथ ऐसे कई कार्यालयों में समय से कर्मी नहीं आते। हालात ऐसा है कि कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण लोगों का काम 100 समय पर नहीं हो पाता है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अफसरशाही और भ्रष्टाचारी के खिलाफ चल रहे हरलाखी अनशन में तीसरे दिन भी अनशन जारी रहा। अनशनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, अनशन जारी रहेगा। वहीं 3 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक ना कोई अधिकारी ना ही कोई जनप्रतिनिधि अनशनकारियों से उनकी सुधि लेने पहुंचे हैं। हरलाखी प्रखंड कार्यालय परिसर उमगांव में अफसरशाही व भ्रष्टाचार के विरोध में राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन के बैनर तले बेमियादी अनशन पर बैठे मोहन राम का अनशन दूसरे दिन भी जारी रहा, लेकिन अब तक अनशनकारियों की सुध लेने प्रशासन का न कोई हुक्मरान पहुंचा और न ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, जिसको लेकर अनशनकारियों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आमरण अनशन के तीसरे दिन अनशनकारियों के स्वास्थ्य में भी गिरावट की बात कही जा रही है।
अनशनकारियों ने उमगांव सीएचसी में फोन कर चिकित्सकों को बुलाकर स्वास्थ्य जांच भी कराई। वहीं अनशन स्थल पर समर्थन देने वालों का दायरा बढ़ता जा रहा है। कई पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अन्य दल भी जनहित से जुड़े उनके मांगों के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। अनशनकारी ने कहा कि प्रशासन की सुधि लेना तो दूर, उल्टे एसडीएम बेनीपट्टी के द्वारा फोन पर धमकी दी जा रही है कि कोविड-19 का प्रकोप के बावजूद अनशन उचित नहीं है, जबकि हाट बाजार सब खुला है, वहां कोविड दिखाई नहीं देता। और जब जनहित का मामला उठ रहा है तो अधिकारी कोविड के नाम से धमका रहे हैं। गौरतलब है कि 10 सूत्री मांगों को लेकर मोहन राम के नेतृत्व में सोमवार को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि प्रखंड में व्याप्त कथित अफसरशाही व भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन शुरू किया गया है। जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक अनशन जारी रहेगा। 10 सूत्री मांगों में राशन कार्ड व आधार कार्ड के लिए आरटीपीएस काउंटर की सुविधा, शौचालय निर्माण, जन वितरण प्रणाली, पीएम आवास योजना समेत सभी सरकारी योजनाओं में लूट खसोट व अवैध वसूली की जांच कर कार्रवाई जैसी मांगे शामिल है। अनशनकारियों के समर्थन में सुमित कुमार झा, सुरेश प्रसाद, राकेश यादव, राम बालक यादव, देवनंदन शाह, नबुनाथ झा, राम इकबाल खां व राजेश कुमार समेत कई लोग शामिल हैं। अनशन का जो है तीसरा दिन है, इसके बारे में कुछ बताइए, जानकारी दीजिए। जी, अभी तक जो है किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और उल्टा जो है जीओ साहब हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि कोरोना का जो है सब आपको गाइडलाइन जो है उसके अनुरूप जो है हम आपका आवेदन स्वीकृत किए थे, जबरदस्ती आकर के बैठ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गरीब को समस्या जहाँ उठाना होता है वहाँ उनको कोरोना का गाइडलाइन मिला जाता है। तो बाकी जो दीजिए हटिया बाजार खुलल है, उनके सामने ही कोर्ट परिसर में देखिए इतना गैदरिंग रहता है, तो वहाँ कोरोना नहीं है। इनका मेन मिशन है कि जन समस्या को निदान करने के प्रति दिलचस्पी एसडीओ साहब का नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से देख लीजिए एसएफसी में उनका लिंक है। उनका एमओ जो है सो डायरेक्ट यहाँ से 85 रुपये प्रति बोरा प्रति कुंटल जो है सो यहाँ से कलेक्शन करके एसडीओ साहब को देते हैं। तो एसडीओ साहब जो है सो अपना मनमानी और सच्चाई जो है सो हम लोग के ऊपर कर रहे हैं। इसको जांच कमेटी बैठाना चाहिए था, 3 दिन हो गया, अभी तो कोई जांच कमेटी नहीं बैठी है, न कोई हमसे कोई वार्ता करनी। अनशन स्थल है, उस जगह में कोई दंडाधिकारी या किसी प्रकार का कोई सुरक्षा व्यवस्था अभी तक कोई नहीं है। यहाँ रात में भी हम अकेले 2 आदमी लेकर के सोते हैं, कोई नहीं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए।
होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस, स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। एक भरोसे की। मधवापुर थाना परिसर में आगामी सरस्वती पूजनोत्सव में विधि व्यवस्था को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान सख्त रूप से निर्देशित किया गया कि किसी भी सूरत में सरस्वती पूजा के दौरान डीजे साउंड नहीं बजाया जाएगा। वही निर्देश नहीं मानने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब की बार सरस्वती पूजा के दौरान डीजे साउंड बॉक्स बजाने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे। इस आशय का कड़ा निर्देश मधवापुर थाना पर शांति समिति की बैठक में थानाध्यक्ष गया सिंह ने दी। सरकारी निर्देशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाने की चेतावनी उन्होंने पूजा आयोजकों को दी। विधि व्यवस्था मजबूत बनाए रखने में सुरक्षा अधिकारियों का सहयोग करने की अपील बैठक में शामिल लोगों से सीओ राम कुमार पासवान ने की। उन्होंने कहा कि असामाजिक लोगों द्वारा संभावित शांति भंग किए जाने की गुप्त जानकारी अगर किन्हीं को मिले तो वे ऐसी सूचना पुलिस को दें। सूचना देने वालों के नाम की पूरी गोपनीयता रखी जाएगी। सुरक्षा अधिकारियों ने गांव में होने वाली सरस्वती पूजा पर खास निगरानी रखने का निर्देश चौकीदारों को दिया। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल प्रभाव से देने की बात ग्रामीण पुलिस को सुरक्षा अधिकारियों ने कही।
कार्यक्रम में मुखिया अमरेंद्र राय, सरपंच बलराम कुमार झा, श्यामानंद मिश्र, चेतन कुमार रश्मि, राजकिशोर यादव, ललन सिंह, भगीरथ झा, राम बाबू सहित अनेक राजनीतिक दल के प्रमुख शामिल थे। मीटिंग है और जैसे मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शांतिपूर्वक चल रहे आंदोलन पर बलपूर्वक दमन के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सेनानियों ने मधुबनी स्टेशन परिसर से समाहर नाले तक मार्च निकाला। इस दौरान वक्ताओं ने सभा आयोजित कर अपनी अपनी बातें रखी। शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन का बलपूर्वक दमन के खिलाफ मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जिलाध्यक्ष विजयश्री टुन्ना के नेतृत्व में स्टेशन परिसर में महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद काला पट्टा लगाकर प्रतिकार मार्च समाहर नाले के सामने तक निकाला गया। उसके बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री राघवेंद्र रमन ने कहा कि सरकार का अपने अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं है, वो लगातार लोकतंत्र में अपनी बात रखने वाले का दमन करना चाहते हैं। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष विजयश्री टुन्ना ने कहा, हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक दबाना संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लाल फीता शाही के खिलाफ हमारा यह काला फीता हमारी इरादे और आंदोलन को मजबूत करेगा। मौके पर उपस्थित राष्ट्रीय संगठन मंत्री प्रियरंजन पांडे ने कहा कि सरकार साजिश के तहत अपने योजनाओं में हुए लूट को उजागर करने वालों पर अपना दमनकारी नीति अपनाती है, जो कतई नहीं होने देंगे। सुदर्शन झा, नीतीश सिंह, सुजीत कुमार, प्रवेश झा, अरविंद राजा, ऋषि सिंह, अनीश चौधरी, नीरज सागर समेत कई लोगों ने संबोधित किया। देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ पर लाल फीताशाही के खिलाफ काला पट्टी लगा करके अपना विरोध दर्ज करवाया है। कारण यह था कि हमारे जो सेनानी पिछले 3 दिन से प्रखंड मुख्यालय पंडौल में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। वहाँ हमारी कई राउंड अधिकारियों से बात चल ही रही थी कि अचानक रात को बलपूर्वक सदर एसडीओ साहब जो प्रशिक्षु आईएएस भी हैं, उन्होंने अपना दमनकारी नीति अपनाया, अपना रौब दिखा करके हमारे साथियों को वहाँ से हटाने का कार्य किया। हम लोगों ने यहाँ पर के आकर के एक बार फिर से विरोध दर्ज करवाया है, उनको अपना मांग पत्र सौंपने का काम किया है। ये अभी तक कोई पहल नहीं किया गया है, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं बहाली की। यहाँ एक दो बार जरूर हमारी बातें वहाँ के पदाधिकारियों से हुई है, 1-2 बार चर्चा हुई है, सकारात्मक बातें हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं आया जो हमारा सॉल्यूशन हो सके। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। पीएम आवास योजना मामले को लेकर बिस्फी के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि कई ऐसे लाभुक हैं जो पीएम आवास योजना का लाभ उठाकर अभी तक घर नहीं बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा लेकर घर नहीं बनाने वालों के ऊपर वरीय उपसमाहर्ता सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी बालेंदु नारायण पांडे ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। उन्होंने बिस्फी प्रखंड के ग्राम पंचायत भैरवा में ऐसे लाभुकों की जांच की जिन्होंने पीएम आवास के तहत 1 या 2 किस्त लेकर भी घर नहीं बनाए हैं। वीडियो ने बताया कि भैरवा में ऐसे 27 लाभुक हैं जिनका डिले हाउस में आवास है। उन्होंने इस दौरान लाभुकों के घर घर जाकर आवास पूर्ण करने को कहा। साथ ही उन्होंने लाभुकों से कहा कि यदि समय सीमा के अंदर सभी घर नहीं बनाएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरे प्रखंड में ऐसे लगभग 1000 से अधिक लाभुक हैं जिन्होंने 1 या 2 किस्त लेकर घर नहीं बनाया है। ऐसे सभी लाभुक के ऊपर सरकारी पैसा लेकर दुरुपयोग करने के आरोप के तहत कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान आवास पर्यवेक्षक हरेंद्र कुमार, आवास सहायक अमीरी लाल यादव मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए शोक सभा का आयोजन किया।
कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसान संगठनों के द्वारा दिए जा रहे धरना के दौरान शहीद हुए किसानों के स्मृति में बुधवार को जयनगर जिला परिषद के समीप ललित कुटीर कांग्रेस पार्टी कार्यालय में प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र साह की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। केंद्र की मोदी सरकार अन्नदाता का सम्मान नहीं कर रही है। काले कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों के द्वारा दिए जा रहे धरना के दौरान शहीद हुए किसानों के परिवार से प्रधानमंत्री या एनडीए गठबंधन सरकार के कार्यकर्ताओं ने उनका हाल नहीं जाना। वक्ताओं ने कहा कि सरकार को कृषि बिल को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए। मौके पर अनुरंजन सिंह, सुरेंद्र महतो, अवधेश सिंह, कपिल देव साह, धनुषलाल महतो, मोहम्मद फिरोज समेत अन्य मौजूद थे। जिनकी मृत्यु हो गई उनके सम्मान में हम लोगों ने अपने कांग्रेस पार्टी कार्यालय में 2 मिनट का मौन रखा है और हम लोगों ने यह सांकेतिक धरना के माध्यम से सरकार को आगाज कर देना चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के लोग किसान के साथ हैं और यह कार्यक्रम जयनगर प्रखंड के अध्यक्ष श्री रामचंद्र साह जी के आज 10 फरवरी 2021 को हम लोग 200 किसान जो आंदोलन में शहीद हो गए उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मोदी जी के सरकार से मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना परिसर में मधुबनी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में अपराध गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान उन्होंने उपस्थित अधिकारियों व कर्मियों को कई सख्त निर्देश दिए। साथ ही यह भी बताया गया कि आगामी सरस्वती पूजा के दौरान डीजे साउंड नहीं बजाया जाएगा। बाबूबरही थाना परिसर में मंगलवार को मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जिला के सभी थानाध्यक्ष व ओपी अध्यक्षों को कई दिशा निर्देश दिया गया। गौरतलब है कि थाना परिसर में जिला पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश के नेतृत्व में बाबूबरही थाना परिसर में मासिक अपराध गोष्ठी किया गया, जिसमें जिला के सभी एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर तथा थानाध्यक्ष व ओपी अध्यक्ष उपस्थित थे। वहीं इस मौके पर बाबूबरही थाना का निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के दौरान बारीकी से सभी फाइलों का अवलोकन करते हुए एसएचओ को कई दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही सभी थानाध्यक्षों को लंबित कांडों का अविलंब निष्पादन करने व वांछित अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया। मुख्य रूप से शराबबंदी को लेकर बताया गया कि जहां पर शराब चलाई जाती है उन स्थानों को चिन्हित कर अविलंब त्वरित कार्रवाई करे, वैसे लोगों को किसी भी हालत में न बख्शे। वहीं सभी थानाध्यक्षों को स्पीड ट्रायल के माध्यम से कम 2 केसों का 1 महीने के अंदर निष्पादन करने का निर्देश दिया गया। सभी थानाध्यक्ष को सरस्वती पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक करने का भी निर्देश दिया गया और डीजे को जब्त करने की बात कही गई। किसी भी हालात में सरस्वती पूजा में डीजे नहीं बजाया जाएगा। डीजे बजाने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं कई एसडीपीओ व सर्कल इंस्पेक्टर तथा थानाध्यक्षों को उनके अच्छे कर्तव्य को लेकर पुरस्कृत करते हुए प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर सदर एसडीपीओ कामिनी बाला, बाबूबरही थानाध्यक्ष रामाशीष कामती, खजौली सर्कल इंस्पेक्टर राजकिशोर, बिस्फी थानाध्यक्ष संजय कुमार, प्रेमलाल पासवान, अशोक कुमार, अरुण सिंह, अरविंद सिंह, डीके ओझा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। क्राइम मीटिंग यहाँ पर किया गया, अपराध गोष्ठी, जिसमें सभी थाना प्रभारी, एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर्स आए और सभी लोगों के द्वारा जो हम लोग आने वाला जो सरस्वती पूजा है उस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया, जिसमें सरस्वती पूजा में जो खास करके जो जुलूस है वो नहीं निकलेगा। विसर्जन में मात्र 4 लोग, जो कोविड का जो गाइडलाइन है 4 से जो गाइडलाइन आया है वो उतने ही लोग विसर्जन में शामिल रहेंगे। भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे। पूजा में कोई रोक नहीं है, लोग अच्छे से पूजा करें और कोविड नियमों को गाइडलाइन का पालन करते हुए। दूसरी बात है कि तुरंत हम लोगों का 17 तारीख के माध्यमिक परीक्षा भी है, तो लोगों को डिस्टर्ब न हो। विसर्जन भी उस दिन होगा, तो मेरा एक अपील भी है कि शांतिपूर्वक से सभी लोग विसर्जन की प्रक्रिया को अपनाएं। साथ ही साथ शराबबंदी को लेकर के भी आवश्यक दिशा निर्देश है कि कहीं भी शराब की सूचना है त्वरित कार्रवाई करें। खासकर चुलाई शराब में बड़े कोई माफिया हैं, ट्रक अगर पकड़ाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए किसी को सूचना है तो सूचना पर भी करें, झूठ की सूचना न दें। ये लोगों से अपील है।
जो सही में सूचना है उस सूचना पर त्वरित पुलिस कार्रवाई करेगी। इसके अलावा जितने भी वांछित अपराधी हैं पूरे थाना क्षेत्र में, जिससे कांडों का डिस्पोजल होता है, जैसे किसी के विरुद्ध में कांड दर्ज हुआ तो उसका क्विक सुपरविजन और सुपरविजन करके उसका वांछित अपराधियों को गिरफ्तारी करना, डिस्पोजल करना, उसको चार्जशीट करना और अब स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सबको सजा दिलाने की कवायद हम लोगों ने प्रारंभ की है। सभी थाना प्रभारी को 2-2 केस स्पीडी ट्रायल में लेना होगा, जिसके तहत में उनको 1 महीने के अंदर उसमें कोशिश रहेगी कि उसको हम लोग चार्जशीट करके उसको सजा दिलवा दें। और इसके अलावा गश्ती, रेगुलर गश्ती हो, वाहन चेकिंग रेगुलर हो और एक जो पुलिस का व्यवहार है लोगों के प्रति वो भी अच्छा बने, इसका निर्देश और आदेश दिया गया है। ठीक है। बाबूबढ़ी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इंद्राणी श्री शोरूम मधुबनी शहर का पहला ऐसा शोरूम जहां आपको एक ही छत के नीचे मिलेगा तमाम बड़ी कंपनियों का लहंगा व सूट। तो शादी, मुंडन, उपनयन जैसे समारोह में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। उचित मूल्य के साथ अपने शहर में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक डिजाइन का लहंगा व सूट। तो आज ही पधारे इंद्राणी श्री शोरूम। हमारा पता है इंद्राणी श्री शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Test Book Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। मधुबनी जिला परिषद में गरमाया वित्तीय अनियमितता का मामला। डीडीसी पर अध्यक्ष ने लगाया बिना टेंडर के करोड़ों के निर्माण का आरोप। फुलपरास के आदर्श परीक्षा केंद्र बरही उच्च विद्यालय में दूसरे के बदले परीक्षा देती गिरफ्तार की गई एक लड़की। अरेर थाना क्षेत्र के नरही गांव के एक घर में सूना घर पाकर अज्ञात चोरों ने की भीषण चोरी। 8 सूत्री मांगों के समर्थन में ऑल इंडिया नेशनल यूथ वॉलंटियर एसोसिएशन के कर्मियों ने नेहरू युवा केंद्र कार्यालय पर रखा 1 दिवसीय सामूहिक उपवास।
मधवापुर प्रखंड के रेमा स्वास्थ्य उपकेंद्र में लगाया गया हेल्थ कैंप। महादलित महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति किया गया जागरूक। जयनगर अनुमंडल के विभिन्न कार्यालयों में बनी हुई है लचर व्यवस्था। समय पर नहीं पहुंचते हैं अधिकारी, ना ही पहुंचते हैं कर्मी। अफसरशाही व भ्रष्टाचार के विरोध में हरलाखी प्रखंड मुख्यालय पर बैठे अनशनकारियों का तीसरे दिन भी अनशन जारी। मधवापुर थाना में शांति समिति की हुई बैठक। थानाध्यक्ष गया सिंह ने सरस्वती पूजा के दौरान डीजे बजाने पर लगाए रोक। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं ने काला पट्टा लगाकर निकाला मार्च। शांतिपूर्ण चल रहे आंदोलन का बलपूर्वक दमन को लेकर जताया विरोध। पीएम आवास योजना का लाभ लेकर घर नहीं बनाने वालों के ऊपर बिस्फी में प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कसा शिकंजा। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के लिए जयनगर कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने किया शोक सभा का आयोजन। बाबूबरही थाना परिसर में आयोजित हुई मासिक अपराध गोष्ठी। पुलिस अधीक्षक सत्यप्रकाश ने दिए कई निर्देश। सदर एसडीओ के निर्देशानुसार पंडौल के रामबाग में सरकारी तालाब को सीओ ने कराया अतिक्रमण मुक्त। पंडौल प्रखंड के रामबाग स्थित एक सरकारी तालाब को सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन के निर्देश पर सीओ ने अतिक्रमण मुक्त कराया। गौरतलब है कि इस तालाब के अतिक्रमण को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने एसडीओ को आवेदन देकर लिखित शिकायत की थी। पंडौल थाना क्षेत्र के रामबाग में एक सरकारी तालाब में गांव के दबंग उमेश यादव व उसके भाइयों के द्वारा जबरन मिट्टी भरकर तालाब का अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी शिकायत गांव के सैकड़ों ग्रामीणों के द्वारा सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन को लिखित आवेदन देकर शिकायत की गई और तालाब को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग की। तब एसडीओ अभिषेक रंजन ने अतिक्रमण किए जा रहे तालाब का पंडौल के साथ तालाब पर पहुंचकर निरीक्षण कर शीघ्र अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया, जिसके बाद सीओ पंकज कुमार व पंडौल थाना के एसएचओ अनुज कुमार ने शस्त्र बलों के साथ जेसीबी व ट्रैक्टर के सहयोग से तालाब से मिट्टी निकालकर तालाब को अतिक्रमण मुक्त कराया। सदर एसडीओ अभिषेक रंजन और सीओ पंकज कुमार एसएचओ अनुज कुमार के प्रति आभार व्यक्त किए। वहीं तालाब के अतिक्रमण मुक्ति के बाद उसमें आने वाले खर्च प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणकारियों से वसूलने की भी स्थानीय ग्रामीण मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में फिर कोई सरकारी भूमि का अतिक्रमण नहीं करे। नंबर का भी बोले जो नंबर का ये जमीन है। ये यहाँ का स्थानीय कुछ लोगों के द्वारा इसको भरा जा रहा था। ये खाता 816 42 धर्मजरुआ बाबरा, इसको लेकर कई बार इनको मना किया गया है कि भरना नहीं है, इनके द्वारा जन्म भरा जा रहा। कल इस सब आए थे, उनके द्वारा आदेश हुआ कि इसको खाली करवा दें। उन्हीं के आदेश के आलोक में हम लोग इसको खाली करवा। कौन भर रहा था? भर कौन रहा था? भर है तो उमेश यादव और उनके भाई थे दो, उनका नाम तो उमेश यादव का नाम मालूम है और भाई का दिनों से, और इसको उमेश यादव अन्य के द्वारा अतिक्रमण कर भरा जा रहा था। इसमें गांव के मवेशी पर्व, छठ पर्व वगैरह सब होता है। गांव का पोखरा एकमात्र ये पोखरा है जिसको दबंगता से उमेश यादव द्वारा भरा जा रहा था। एसडीओ साहब के सहयोग से एवं अंचलाधिकारी पंडौल के सहयोग से पोखरा का जीर्णोद्धार हुआ है। इसके लिए मैं तमाम ग्रामवासी आभारी हूँ। क्या नाम आपका? भोगेंद्र यादव। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।
झंझारपुर के सिमरा दुर्गा स्थान में ग्राम निर्माण परिषद खरुआ के तत्वाधान में महाकवि पंडित लालदास की 165वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर पुष्पार्पण किया गया। ग्राम निर्माण परिषद खरुआ के तत्वाधान में महाकवि पंडित लालदास की 165वीं जयंती समारोह का भव्य आयोजन झंझारपुर प्रखंड स्थित सिमरा दुर्गा स्थान में अनूप कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य वक्ता मिथिला विश्वविद्यालय के पेंशन अधिकारी डॉक्टर सुरेश पासवान, अतिथि राघवेंद्र लालदास रमण, गया शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर नरेश झा, उमेश नारायण, कल्प कवि डॉक्टर अनिल ठाकुर, भगीरथ दास समेत अन्य लोगों ने महाकवि के तैल चित्र पर माल्यार्पण व पुष्पार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। कार्यक्रम की शुरुआत आकाशवाणी की लोकगीत गायिका कुमकुम झा द्वारा महाकवि लालदास रचित लक्ष्मी गीत जय जय कमल निवासिनी कमले के प्रस्तुति के साथ हुआ। परिषद द्वारा मंचासीन अतिथियों को फूल माला व दुपट्टा से सम्मानित किया गया। पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि समाज सेवी धीरज झा ने स्वागत करते हुए कहा कि महापुरुष की जयंती का आयोजन सिमड़ा गांव में आयोजित होने से पूरा पंचायत गौरवान्वित हुआ है। समारोह में महाकवि की रचनाओं का सुंदर गायन कंचन, ज्योति, नंदिनी व विदिशा दास ने प्रस्तुत की, जिसे काफी सराहा गया। अपने एकल काव्य पाठ से कवि उमेश नारायण ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर डाला। समारोह में वक्ताओं ने महाकवि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। समारोह का संचालन साहित्यकार डॉक्टर संजीव शर्मा ने किया। कार्यक्रम संयोजक संदीप दास के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा हुई। इस मौके पर परिषद के महामंत्री भागीरथ दास, अजय कुमार दास, राजेंद्र कुमार दास, नवनीत कुमार, गौरीकांत दास, मदन कुमार दास, गोपाल कुमार दास समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे। विषय प्रवेश कराते हुए वक्ता डॉक्टर अनिल ठाकुर ने महाकवि को युगदृष्टा कहते हुए कहा कि महाकवि अपनी रचना से समाज में स्त्री शिक्षा की महत्ता को बताएं। मुख्य वक्ता के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पेंशन अधिकारी डॉक्टर सुरेश पासवान ने महाकवि की रचनाओं के गुणात्मक पक्ष पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हमें उनकी कृति से अपनी सामाजिक चेतना को अक्षुण्ण रखने को सदैव संकल्पित होना होगा। गया शोध संस्थान के पूर्व निदेशक डॉक्टर नरेश झा ने महाकवि को मैथिली साहित्याकाश का दैदीप्यमान नक्षत्र बताया। धन्यवाद। महापंडित लालदास जी के 165वीं जयंती छे। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। कला संस्कृति एवं युवा विभाग व बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 11 फरवरी को पटना के इंडोर स्टेडियम पाटलिपुत्र खेल परिसर में खेल सम्मान समारोह 2020 का आयोजन किया जाना है। इस समारोह में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को सम्मानित किया जाना है। इसी क्रम में झंझारपुर के काको गांव की काजल कुमारी को सम्मानित किया जाएगा। गौरतलब है कि काजल ने 2019 में 7वीं यूथ राष्ट्रीय रग्बी बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता में बिहार राज्य को रजत पदक दिलाई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग तथा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण बिहार पटना के संयुक्त तत्वाधान में बिहार खेल सम्मान समारोह 2020 का आयोजन आगामी 11 फरवरी को 11 बजे पूर्वाह्न से इंडोर स्टेडियम पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकरबाग पटना में आयोजित की जाएगी। इस समारोह में विभिन्न कोटि के अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी सामान्य वर्ग, अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी दिव्यांग वर्ग, राष्ट्रीय श्रेणी दिव्यांग वर्ग, राष्ट्रीय श्रेणी सामान्य वर्ग, प्रशिक्षक श्रेणी सामान्य वर्ग तथा प्रशिक्षक श्रेणी दिव्यांग वर्ग के खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों को बिहार खेल सम्मान समारोह में प्रशस्ति पत्र, चेक राशि के माध्यम से सम्मानित किया जाना है। इसमें विभिन्न खेल विधाओं जैसे रग्बी, फुटबॉल, वुशु, कुश्ती, तीरंदाजी, एथलेटिक लगभग 18 विधाओं के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना है।
इसी बिहार खेल सम्मान समारोह 2020 के लिए मधुबनी जिला के झंझारपुर के ग्राम पहराज स्थान चौपता काको निवासी पवन कुमारी की पुत्री काजल कुमारी ने चंडीगढ़ में आयोजित 7वीं यूथ राष्ट्रीय रग्बी बालिका फुटबॉल प्रतियोगिता 2019-20 जो विगत 14 से 16 जून तक बिहार में बालिका टीम को रजत पदक दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरतलब है कि सेमीफाइनल मुकाबले में दिल्ली टीम को 17-5 से पराजित कर फाइनल मुकाबला में अपने बिहार टीम के लिए जगह बना ली। फाइनल मुकाबला पश्चिम बंगाल से 32-10 से पराजित होकर उपविजेता से बिहार टीम को संतोष करना पड़ा। इस समारोह में 11 फरवरी को पटना में आयोजित खेल सम्मान समारोह में मधुबनी की काजल कुमारी को कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार से सम्मानित किया जाएगा। मधुबनी की इस बेटी ने अपनी कला कौशल के बल पर अपनी विजय की पताका लहराई। इस उपलब्धि पर सुनील कुमार ठाकुर, नवनीत कुमार, अरुण कुमार दास, कनिया अभियंता पीएचईडी मधुबनी गौतम कुमार, हरिराम सिंह, राकेश रोशन ने खिलाड़ियों ने खुशी जाहिर की। इस हादसे की जानकारी जिला खेल पदाधिकारी विजय कुमार पंडित ने दी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड के जोकी गांव से बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए अमरनाथ झा के नेतृत्व में एक विशाल जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। इस जत्था में महिला पुरुष समेत 70 लोग शामिल हैं। माघ महीने में ठंड के बीच मिथिलांचल के जोकी गांव से अमरनाथ झा के नेतृत्व में 70 कांवरियों का जत्था बाबा धाम यानी कि देवघर के लिए प्रस्थान किया। अमरनाथ झा ने बताया कि वह विगत 1968 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष इस महीने बाबा धाम जाकर बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं। उनके साथ गांव व अगल बगल के ग्रामीण भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे लोग अमावस्या के दिन जल बोझकर पैदल यात्रा कर शिव पंचमी के दिन बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। उनके साथ इस जत्थे में महिला व पुरुष सभी शामिल है। सावन में जल न चढ़ाकर ठंड के इस मौसम में जल चढ़ाने का कारण पूछने पर उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम करने से ही फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ को जल चढ़ाने का मकसद सभी की सुख समृद्धि व विश्व कल्याण है। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग देवघर जा रहे हैं। देवघर तो फिर अभी तो मौसम नहीं है, सावन में लोग जाते हैं। सावन में हम लोग शिव पंचमी में जल चढ़ाते हैं, अमावस्या को जल उठाते हैं। कितने लोगों की टीम है आप लोग में अभी? हम लोगों को 70 आदमी का टीम है। ये कब से जा रहे हैं आप लोग? हम तो जा रहे हैं 1968 से। और ये आप लोग के साथ जो आदमी लोग हैं, हाँ, ये लोग भी जा रहे हैं? हाँ, ये लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग का मकसद क्या जाने का? मकसद है मतलब देश कल्याण के लिए, जनहित कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के, अपना कल्याण के लिए, जनहित कल्याण के लिए। हाँ, इससे गांव में शांति बना रहे, समाज के कल्याण के लिए। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम हुआ अमरनाथ झा। घर कहाँ हो गया? जोकी। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। नरक निवारण चतुर्दशी को लेकर मधुबनी जिले भर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने स्नान ध्यान कर बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाया। आइए आपको दिखाते हैं हरलाखी से ये खास रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के विभिन्न शिवालयों में नरक निवारण चतुर्दशी को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखा गया। सभी शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। खासकर महिलाओं की तादाद अधिक देखने को मिली। लोग स्नान ध्यान कर बाबा भोले की जयकारा लगाते हुए भगवान शिव की जलाभिषेक व पूजा अर्चना की। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के पौराणिक कल्याणेश्वर मंदिर, मनोकामना नाथ महादेव मंदिर, गिरिजा स्थान फुलहर, धरोहरनाथ महादेव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में अहले सुबह से ही श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी रही। कई श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में ही पवित्र तालाब में स्नान कर भगवान शिव की पूजा की। इस दौरान कल्याणेश्वर मंदिर में सबसे अधिक भीड़ देखा गया। मंदिर परिसर में फूल, बेलपत्र, धतूरा, तुलसी पात सहित अन्य पूजा सामग्रियों की दुकान सजी हुई थी। वहीं परिसर के बाहर विभिन्न प्रकार की फल की दुकानें सजी हुई थी, जहां श्रद्धालुओं ने खरीदारी कर भगवान को प्रसाद चढ़ाया और पुजारियों को दान पुण्य किया। वहीं बहुत से भक्तों ने दिन भर व्रत रखा। कल्याणेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी कृष्ण कुमार ठाकुर ने बताया कि शिव पुराण के अनुसार इसी दिन शिवलिंग का उद्भव हुआ था। उन्होंने बताया कि यूं तो पूरे वर्ष में 24 चतुर्दशी होता है,
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नरक निवारण चतुर्दशी का महत्व है। इस दिन जो कोई सच्चे हृदय से भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस उपवास का प्रावधान है। शाम में व्रतियों ने बेर से पारण करने के बाद भोजन ग्रहण किया। इसको लेकर प्रखंड क्षेत्र में श्रद्धालुओं के बीच उत्साह देखी गई। ये नरक निवारण चतुर्दशी जो करता है सो एक तो महाशिवरात्रि होता है, वो एक अलग है। ये चतुर्दशी जो है सो पाप मनाशनी चतुर्दशी है, जिससे चतुर्दशी करने से पाप का नाश होता है। और ये नरक निवारण चतुर्दशी जो साल में सब चतुर्दशी जो लोग करता है और एक एक ही चतुर्दशी करता है, उसी से सारा उनका पाप धुआ जाता है। ये कल्याणेश्वर मंदिर हर साल चतुर्दशी में इतना उत्साह रहता है और हर व्यक्ति आज अभी से लेकर के शाम तक महाचतुर्दशी का पूजा करके अपने में सामने फलाहार भी लोग करता है, तो जो नहीं भी करता है और रात में भोजन करता है। लोग तो अब कितना के 1000, 2000, 5000 लोग कहिए हैं। हमारा नाम कृष्ण कुमार पंडा जी है, हम सरदार पंडा यहाँ के। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।